पाकिस्तान आर्मी के बारे इस वक्त सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि इन्होंने जंग कोई जीती नहीं और इलेक्शन कोई हारा नहीं। ये सिचुएशन है और आर्मी का ये काम है। जब बंटवारा हुआ था भारत का और पाकिस्तान बना था तो एक ही आर्मी थी, एक ही इसका ओरिजिन था। और उसके बाद क्या हुआ कि भारत की आर्मी तो प्रोफेशनल रही और पाकिस्तान की आर्मी इस रास्ते पे चल पड़ी जिस रास्ते पे इस वक्त है। आज हमारी बातचीत होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ, भारत की आर्मी के वेटरन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर जी के साथ। मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। आपने बुलाया टैग टीवी के ऊपर, बहुत दिन के बाद हमारा मुलाकात हो रहा है और आपने एक दिलचस्प मुद्दा रखा है। पाकिस्तान आर्मी ने जंग कभी जीता नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं, तो इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप आगे बढ़ते हैं। जी जी, थैंक यू सर। सर, आपका खुद का जो यूट्यूब चैनल है गनर्स शॉट, वो भी अब बहुत मकबूल होता जा रहा है। एक तरह का वो थिंक टैंक भी है और डायलॉग का प्लेटफॉर्म भी है। उस पर भी आप ये बातचीत कर रहे हैं। तो सर, मैंने परिचय में एक बात की थी कि पाकिस्तान आर्मी का ओरिजिन तो वही जो ब्रिटिश आर्मी का स्ट्रक्चर था और एक ही आर्मी थी, भारतीय आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी। भारत की आर्मी प्रोफेशनल रही और दिन ब दिन प्रोफेशनल से प्रोफेशनल होती जा रही है और पाकिस्तान की आर्मी ने देश को और ख़ुद को इस हाल तक पहुंचा दिया। तो सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी पहले दिन से काफी पॉलिटिकल रहा है, क्योंकि द थिंग विद पाकिस्तान कि उनके पास कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं था जब पाकिस्तान बना था। They had a religious ideology. They didn't have a vision for the nation. In the absence of a vision and a clear political ideology, what will Pakistan be? So the Pakistan army came into prominence, and the leaders of Pakistan didn't know which direction to take Pakistan into. Their only direction was how to be anti-India. इस हालत में the leaders didn't live up to what their promise was, and over a period of time the Pakistan army got involved in the politics of Pakistan, and today Pakistan army is the biggest political player in Pakistan. ये तो हमें सबको पता है। तो on the other hand, in India we had leaders who had a vision for the nation कि nation क्या बनेगा, and in that vision the army was to safeguard the nation and not run the nation. तो इस हालत में the Indian army kept onto a professional track and remained professional and allowed the nation to grow under the political dispensation. So that's the main difference why this has happened and where Pakistan is today. Because even now, अगर आप देखेंगे इलेक्शन 2 दिन पहले 8 अक्टूबर को हुआ और रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से पूरा चल चुका है, और पाकिस्तान आर्मी स्टिल वांट्स टू रन द नेशन थ्रू पॉलिटिकली, राइट? एंड इट इज गॉट, एंड दिस इज एम्प्लीफाइड बाय द फैक्ट कि भाई देखिए, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक मैसेज दिया सबको, पॉलिटिकल एंटिटीज को, कि साथ आओ, काम करो, गेट ओवर नॉर्मल थिंग, हैव अ विजन फॉर द नेशन। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हमारे यहाँ कोई भी चीफ आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का ऐसे कोई स्टेटमेंट पुट आउट करे। यहाँ फर्क है। जी सर, आपने ठीक कहा कि बहुत फ़र्क है। सिर्फ इस मामले में फ़र्क ही नहीं, बहुत सारे और हवालों से भी बहुत फ़र्क है सर। भारत की आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं उनके हमें नाम भी बाज़ औक़ात नहीं पता होता, और पाकिस्तान में वो एक तरह से सेलिब्रिटीज़ होते हैं। फिर सर, आप जैसे जो जनरल्स हैं रिटायरमेंट के बाद इतनी सादा डाउन टू अर्थ ज़िंदगी गुजारते हैं। इवन जब आप सर्विस में भी होते हैं सर, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ और सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आपको जब पाकिस्तान
के बॉर्डर की तरफ देखते हैं, उस पार आपको तो यूँ लगता है कि जैसे शायद ये प्रिंस हैं, किंग हैं। तो ये भी फीलिंग आपके साथियों को, आपको कभी कभी होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि जब हम उस साइड देखते हैं, और काफी देख चुका हूं मैं, एलसी के ऊपर और बाकी नीचे बॉर्डर के ऊपर, जब हम वहां देखते हैं, बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क है उनके पाकिस्तान आर्मी के जवानों और हमारे जवानों के बीच में। और वही फर्क, हाउ कैन आई पुट इट, हमारे जवान दे वेल लुक्ड आफ्टर, दे टेकन केयर ऑफ। हमारे ऑफिसर्स जाते हैं ऑन पोस्ट, विजिट करते हैं, हमारे जनरल्स जाते हैं, विजिट करते हैं और देखभाल करते हैं। उतना हमें उस साइड से दिखाई नहीं देता। हमें सिर्फ ये मेरा तजुर्बा है, ये हमें सिर्फ ये है कि पढ़ते हैं कि इनके ऑफिसर्स जो हैं वो थोड़ा पीछे रहते हैं और थोड़ा शान और शौक की जिंदगी गुजारते हैं। पैसा ज्यादा होता है, इनको प्लॉट वगैरह मिल जाता है, पैसा बनाने के तरीके मिल जाते हैं, और उसकी वजह से इनका मेरे ख्याल में थोड़ा लीडरशिप में प्रॉब्लम है। एंड दैट्स द फर्क। मेरे को अभी भी याद है, जब मैं व्हेन आई वाज अ यंग ऑफिसर, मेरे साथ के जो सीनियर्स जिन्होंने पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर 71 के, उनके साथ बातचीत किया, तो उन्होंने बोला, सर, इंडियन ऑफिसर्स और पाकिस्तानी जवान अगर मिल गए तो कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। और तब से अभी तक हालत बदला नहीं। हालत एक तरीके से बदला है। अभी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स और इंडियन जवान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी ने अपने जवानों को भी ख्याल करना थोड़ा छोड़ दिया है। तो ये है मेजर फर्क प्रोफेशनली, क्योंकि वी आर अ फाइटिंग आर्मी, और पाकिस्तान इज एन आर्मी विच फाइट्स टू लूज। इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स वॉर्स, एंड द इंडियन आर्मी has never lost a war except 1962 when different circumstances were different. आप 47 देख लीजिए, 65 देख लीजिए, 71 देख लीजिए, कारगिल वॉर देख लीजिए, और इतने दिन प्रॉक्सी वॉर चला है, और प्रॉक्सी वॉर वाज इन JNK एंड वी हैड हेवी इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट। उसके बावजूद अभी दोनों तकरीबन खत्म ही हुए हैं, एंड दैट इज गोज टू टेल हाउ प्रोफेशनल इंडियन आर्मी इज, हाउ प्रोफेशनल इंडियन आर्मी सोल्जर्स आर। इनफैक्ट आवर सोल्जर्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं फक्र के साथ बोल सकता हूँ। और हम अपने सोल्जर्स के लिए मरते हैं। वी लीड आवर सोल्जर्स, और ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स में बहुत जोश है, और हमारे मिड लेवल लीडर्स और सीनियर लेवल लीडर्स में एक ही चीज है कि वी शुड डू आवर बेस्ट फॉर द नेशन। तो ये है हमारा व्यू पॉइंट, एंड यहाँ फर्क आ जाता है पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में। आपको कभी अपनी सर्विस के दौरान और अब रिटायरमेंट के बाद कभी जलन महसूस नहीं होती कि वहाँ तो आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो करोड़ों रुपयों के बड़े बड़े प्लॉट्स ले रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी का जो प्रोटोकॉल है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो इधर तो भारत में जो आर्मी जनता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मीन्स पे गुजारा करती है और कंटेंट है, खुश है, प्रोफेशनली सर्व करती है। तो मैं ऐसे ही ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे व्यूज़ भी जानना चाहते हैं, कभी भारत के बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स को कभी जलन पैदा नहीं हुई, कभी एहसास नहीं हुआ कि हमें भी ये करना चाहिए? हमने आज तक इसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि लेट मी उल्टा बात करता हूं। मैं पहले पाकिस्तान आर्मी के बारे में बात करता हूं। हम सबको पता है पाकिस्तान आर्मी में करोड़ों के पास पैसा है इनके पास,
इनको दिया जाता है, और इनका मिलिट्री बिजनेसेस हैं, इनका डिफेंस हाउसिंग वो सोसाइटीज वगैरह हैं, और इनका देयर मेन ऑक्यूपेशन इज सेलिंग प्रॉपर्टी एंड बाइंग प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। पर बात ये है, देखिए, इनके पिछले 5-6 चीफ्स को देखिए, राइट? वो कोई पाकिस्तान में नहीं रहे हैं ना, कोई रहा है अपना, हैज ही स्टेड इन पाकिस्तान आफ्टर गोइंग आउट? और चाहे परवेज मुशर्रफ क्यों ना हो, कियानी क्यों ना हो, या रहील शरीफ क्यों ना हो, या बाजवा क्यों ना हो, ये सब पाकिस्तान के बाहर जाते हैं, राइट? और आपने इतना पैसा कमा लिया, और ये जाके अपने देश में नहीं रह सकते हो आप, राइट? ये एक अजीब बात है ना। और इनके जितने लीडर हैं, आप उल्टा देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पहले जेल के अंदर जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर खत्म होते ही या लीडर पना खत्म होते ही फिर वापस जेल के जरिए बाहर जाते हैं। तो ये दिस इज समथिंग सेपरेट, समथिंग फनी। हम तो अपने घर में रहते हैं, हम अपना देश को सेवा करने के बाद हम अपने होम टाउन में, विलेज में, या चोजन प्लेस ऑफ रेजिडेंस में जाके बसते हैं और कुछ देश के लिए करते हैं। और अमूमन हर आर्मी ऑफिसर हमारा देश के लिए कुछ करता रहता है आफ्टर रिटायरमेंट। और जैसे मैंने तय कर लिया था आफ्टर रिटायरमेंट कुछ करना है, तो मेरे को मौका मिला आईआईटी मद्रास में आके एज अ प्रोफेसर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाने के लिए। मैं पढ़ाता हूँ और बच्चों को तालीम देता हूँ ताकि वो कल देश की सेवा करें, राइट? सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। मैं बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूँ जो हमारे रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद कहीं थिंक टैंक्स में जाते हैं, कहीं दे गो इनटू डिफेंस प्रोडक्शन में एडवाइजर्स बन के जाते हैं टू बिल्ड कैपेसिटीज, they go into academic institutions and many such things, right? Management में जाते हैं as corporate leaders. They go back to give back to society what they have got during service. क्योंकि मेरा मानना ये है, और बहुत लोग हमारे अंदर मेरे एज के मानना ये है कि एक जमाने के बाद we have to give back to society. We have to give back to our country, क्योंकि देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। और यकीन मानिए, हमारा देश जो देता है हमारे लिए बहुत अच्छा है। सहूलियत अच्छे हैं, खाना पीना अच्छा है, रहने के लिए अच्छे जगह मिल जाता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, आपका रिसेटलमेंट के लिए पेंशन वगैरह इनफ होता है। वैसे तो उसका कोई हद नहीं होता, बट अगर सच्ची देखा जाए तो इट्स इनफ टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। In fact, I will say more than a comfortable life after you retire from service. It's not extravagant, like in the case of Pakistan. It's comfortable. और इसकी वजह से I get respect wherever I go. जहां भी मैं जाता हूँ इंडिया में, किसी प्रदेश में जाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, तो बहुत इज्जत मिलता है। और जब मैं उनको पता चलता है कि मैं एक जनरल हूं, तो इज्जत और बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान में भी ये होता है? मेरे ख्याल में नहीं होता। जिस तरीके से हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं और सुनते हैं और सोशल मीडिया में सुनते हैं, मेरे ख्याल में उनको इज्जत नहीं मिलता। और एक फौजी को इज्जत से बड़ा और कुछ नहीं है। मैं तो आर्टिलरी का हूं। आर्टिलरी में हमारा नारा है, हमारा मोटो है, सर्वत्र इज्जत तो इकबाल। तो इज्जत, तो हम घर इज्जत के साथ जाते हैं और जिंदगी इज्जत के साथ जीते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। ये इसके बारे में मैं तो बहुत फख्र है कि वी आर वेल टेकन केयर ऑफ बाय आवर सोसाइटी। आई हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल। सर, आपने बात की इज्जत की,
तो आपने कहा कि हमें यानी भारत के ऑफिसर्स को अपनी सर्विस के दौरान भी और रिटायरमेंट के बाद भी इज़्ज़त मिलती है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के बारे में जनता से पाकिस्तान की सुन लीजिए, सोशल मीडिया पे आज देख लीजिए, मीडिया में जो बहुत कंट्रोल्ड है वहाँ पे भी बड़े तरीके से ये बात की जाती है कि ये काम गलत कर रहे हैं। तो क्या वजह है सर पाकिस्तान की आर्मी की एलीट को, टॉप ब्रास को या इवन आम आर्मी को भी एहसास नहीं होता कि उनको इज़्ज़त नहीं मिल रही, वो अपने इंटरेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, अपने जो जोड़ तोड़ के पीछे भाग रहे हैं, मैनूवरिंग के पीछे भाग रहे हैं। तो इसका कारण सर आपको क्या समझ आता है? इसका कारण सिर्फ ग्रीड है और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। देश के लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, ये कहावत है ना, पाकिस्तान इज एन आर्मी विद अ नेशन, राइट? इंडिया इज अ नेशन विद एन आर्मी। तो नेशन, आर्मी वर्क्स फॉर द नेशन, वेयरएज पाकिस्तान में द नेशन वर्क्स फॉर द आर्मी। तो उनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वहां कि भाई ये हमारा हक है। और कुछ हद तक आप देखिए, इमरान खान का नारा, हाँ, हकीकी आजादी के बारे में बोल, क्या हक मांग रही है वो? लोगों का हक। और वो लोगों का हक मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान आर्मी ने छीन लिया काफी हद तक। वो आज के देखिए, इनका इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें उनका एक्चुअल जो इलेक्शंस में जो लोगों का राय, लोगों का मत जो दिया है उन्होंने, उसको तो आगे बाहर आने नहीं दिया। अभी तक कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए किसी देश में, आप पाकिस्तान को छोड़ दे, किसी देश में आप पढ़ लीजिए कि क्या पाकिस्तान के इलेक्शंस फेयर हुए हैं? नहीं हुए हैं। क्या was there fixing and rigging? There was fixing and rigging. Who's done the fixing and rigging? ये पाकिस्तान आर्मी ने किया है। At the end of the day, क्या पाकिस्तान आर्मी चाहता है कि लोगों के मर्जी के मुताबिक गवर्नमेंट बने? नहीं बनने देते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट अच्छा हो या ना हो, वो दूसरी बात है, पर लोगों का राय आना चाहिए, राइट? तो आप यही नहीं है, मैंने एक हफ्ता पहले देखा था कि आफ्टर ऑल आप देखिए, किसी ने एक पार्टीलेस इलेक्शंस भी करवाया था, एक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के अंदर कुछ साल पहले। पिछले इलेक्शंस में भी फिक्सिंग हुआ है। तो पाकिस्तान आर्मी में ये एक प्रथा बन गया है कि वो जो चलाना चाहते हैं देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। बोलते हैं बढ़ाना चाहिए, पर मेरे ख्याल में इनका इनका एक्चुअल रीजन है हाउ टू कीप पावर इंटैक्ट विद पाकिस्तान आर्मी एंड नॉट लेट इट गो। जिस दिन ये पाकिस्तान आर्मी लेट्स देयर पावर गो एंड गिव्स इट टू द पीपल, और पीपल कैन vote anyone who they want into power, चाहे वो अच्छा करे या ना करे, then पाकिस्तान सुधर जाएगा। हो सकता है एक प्राइम मिनिस्टर हो, ये एक टर्म के लिए हो या 2 टर्म के लिए क्यों ना हो, वो ठीक ना चलाए, बट आखिर चलेगा। ये तो इतिहास है, किसी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज तक अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों हालत बिगड़ गया? क्यों फौज उनके साथ खड़ा होके ये नहीं बोला कि भाई आप ये कीजिए, हम आपके साथ हैं? और क्यों हर वक्त पाकिस्तान आर्मी ने आके बोला कि आप हट जाओ, हम टेक ओवर कर लेंगे, या हम एक किसी और को नियुक्त करेंगे एक हाइब्रिड रिजीम में? ये तो इनका इतिहास में है। तो these are the fundamental problems. The attitudinal difference is the difference between Indian Army and Pakistan Army. मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का ही ये माइंडसेट नहीं है सिर्फ, मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे पूरी जनता का माइंडसेट है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ जनता नहीं जुड़ी हुई, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो वहाँ का एकेडेमिया हो, चाहे वहाँ के मीडिया के लोग हों। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ
क्योंकि आपने और हमने देखा ड्यूरिंग द पास्ट 76 ईयर्स पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत हमायत रही हमेशा, जनता की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, इंटेलिजेंसिया की तरफ से भी। जब भी ये डायरेक्ट रूल में आए इनके लिए मिठाइयाँ बांटी गई। ये पहली बार है कि इमरान खान के जाने के 2 साल के अरसा में इमरान खान के सपोर्टर्स जो ओवरवेलमिंग है पाकिस्तान में, वो इनको बुरा भला कह रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले तो अवाम ने भी इनको बहुत अप्रिशिएट किया। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल माइंडसेट है उसके साथ पाकिस्तान आर्मी जुड़ी हुई है? देखिए, किसी देश का एक माइंडसेट के साथ ही आर्मी भी आता है ना। आर्मी का बाहर से तो नहीं आता, वही लोग हैं, राइट। पहले 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 से ही ये प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तानी पॉलिटी के अंदर कि वो लोगों के लिए कुछ करे और टू प्रोग्रेस द नेशन। वो तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, इनका विजन क्या था एज पाकिस्तान, वो था ही नहीं। तो आई मीन इट वुड हैव बीन देयर बट इट वाज क्वाइट डाइल्यूटेड। और फिर इनके बीच में इतना लड़ाई हो गया पॉलिटिकली, देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ तो we also need to understand that Pakistan was a new nation which did not have any institutions. कोई इदारे नहीं थे इनके। So as a result, the only institution which was stable at that point of time was the Pakistan Army. So जब political institutions failed initially in Pakistan, तो Pakistan Army आके जो the strongest institution came and took over reins of the country. और ये एक प्रथा चल गया। So they ruled for some time. Then, of course, from when you look at it from the Field Marshal Ayub Khan to Yahya Khan, it was a long time. The thing broke only when the defeat of 1971 took place. At that time, they got Bhutto into power. जब भुट्टो का काम ठीक नहीं हो रहा था तो आप ज़िया-उल हक साहब आ गए और उन्होंने चलाया। जब उनका असैसिनेशन हो गया फिर फेरबदल होता शुरू हुआ। So the political entities and the institutions never stabilized. The army kept getting stabilized due to continual stay in power. As a result, I think the people of Pakistan have started believing more in the army than in their politicians. और फिर एक बात है पाकिस्तान में, that is elite capture तो होता ही हुआ है actually पाकिस्तान में always. So because of the elite capture of the systems, the institutions in Pakistan have not grown, right? Whether it is the parliamentary institutions or the judicial institutions or anywhere. और अगर आप ये हिस्ट्री भी देखेंगे तो जब भी पाकिस्तान में सत्ता में फेरबदल हुआ है, there are 3 institutions: the judiciary, the politicians, and the army had their interplay. Unless 2 of them got together, the third was not pushed out. And invariably, the Pakistan army got around the judiciary to push the politicians out. So, when your political system को stabilize होने के लिए मौका ठीक नहीं मिला, तो अवाम को भी ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा उनके ऊपर, फिर अवाम फौज की तरफ ही देखेगी। I'll give you an example. हमारे देश में the period late 80s up to 90 was very destabilizing. हमारे बहुत गवर्नमेंट्स बदली हुए थे। उन दिनों में हम बोलते थे खिचड़ी गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट आता था, 1-1.5 साल रहता था, चला जाता था। हमारा अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब था, सब कुछ। the decade of 80s was bad. The army didn't step in anywhere near. It allowed things to go bad also. ठीक है, देश है, वो देश के लोगों ने मत दिया है, will respect that vote and let the political institutions stabilize. Till we got a set of institutions developed out of, our economic reforms. After all, economic reforms was because the Prime Minister of that time, Mr. P.V. Narasimha Rao, and हमारा जो finance minister of that time, Manmohan Singh ji,
They put together reforms and the economy turned around. लोगों ने और फौज ने और हमारा इंस्टीट्यूशंस ने इनको मौका दिया है, बहुत मौका दिया है, बहुत प्राइम मिनिस्टर्स को मौका दिया है, बहुत फाइनेंस मिनिस्टर्स को मौका दिया है। जब एक सेट ने टर्न अराउंड किया, उस टर्न अराउंड के बाद कोई पीछे हम मुड़ के नहीं देखे। दैट मौका पाकिस्तान में कभी मिला नहीं, और पाकिस्तान आर्मी ने कभी उनका पॉलिटिकल सिस्टम को दिया नहीं। अगर नहीं दिया तो नेचुरली लोग जो हैं वो अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, और पाकिस्तान आर्मी जब भी टेक ओवर किया इनको मिठाई बांटते थे, राइट? So that is the problem. That's the difference between how India has progressed and how Pakistan has progressed. And जैसे रोज चलते गए and समय बीतता गया, one sees that the Pakistan army has an institution has grown stronger and has dwarfed all other institutions. बाकी सब institutions को नष्ट कर दिया, किसी को चलने नहीं दिया। इसीलिए ये प्रॉब्लम है, एंड दैट्स हाउ इट इज। जी सर, आपने भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जिससे इकॉनमी बिल्कुल बदल गई और आज भारत दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकॉनमी है। अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि इकॉनमी को भी डायरेक्ट आर्मी चीफ आसिम मुनीर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको राहें दे रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले पाकिस्तान के उस वक्त की पीडीएम की सरकार के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जो आईएमएफ के साथ जो डील हुआ है ये इसके लिए हम, यानी वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और पूरी सरकार आर्मी चीफ की बहुत शुक्रगुजार है कि उनकी कोशिशों से ऐसा हुआ है। अभी भी ये लग रहा है कि जो भी सरकार बनेगी, इलेक्शन तो हो गया, जैसा तैसा भी हुआ, और उसके नतीजा में जो फाइनेंस मिनिस्टर आएगा वो आर्मी चीफ की मर्ज़ी के आएगा। प्राइम मिनिस्टर तो उनकी मर्ज़ी का आएगा ही, मगर इवन फाइनेंस मिनिस्टर भी उनकी मर्ज़ी का आएगा। इससे पहले जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी पाकिस्तान आर्मी ही चलाती है। डिफेंस तो चलिए हमने समझ लिया कि उनका शोबा है। तो क्या अब पाकिस्तान आर्मी को इतना भी ट्रस्ट नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन पे कि वो फाइनेंस भी चला सकें? आपने पीछे बात की कि इंस्टीट्यूशन ना बने पाकिस्तान में, भारत में इंस्टीट्यूशन बने। तो किसने इंस्टीट्यूशन नहीं बनने दिए? क्या उस देश के माइंडसेट ने नहीं बनने दिए? सभी नालायक थे वहाँ के लोग, और अब फाइनेंस को भी टेक केयर कर रहे हैं आर्मी चीफ। तो ये आर्मी का काम होता है सर किसी भी देश में? देखिए, देश तो नालायक नहीं हो सकता, देश के लोग तो अच्छे ही होते हैं, लोग कहीं भी जाओ तो अच्छे ही होते हैं। आप माहौल जिस तरीके से बनाते हो, देश के लोग भी ऐसे आते हैं ऊपर। देखिए, आपने एक आर्मी चीफ ने, ज़ियाउल हक जी ने पूरा इस्लामाइज कर दिया, एजुकेशन को भी इस्लामाइज कर दिया, साइंस को भी इस्लामाइज धीरे धीरे होता गया। ये वो जो रेडिकलिज्म उन्होंने शुरू किया था उस वक्त, और इस्लामाइजेशन जो भी शब्द आप इस्तेमाल करो, राइट, more on religion and less on science, और so as a result आपका एजुकेशन भी नीचे चला गया, आपके इंस्टीट्यूशंस तो गए ही गए, और धीरे धीरे the growth of all your institutions depends on education। और ये बात जो है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक पाकिस्तान के the nuclear scientist कम social thinker परवेज हुड बॉय, एवरी डे ही सेकंड जो आर्टिकल वो निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि भाई आजकल तो साइंस के अंदर भी इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, या इस्लाम के थ्रू साइंस पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका नींव तो वीक हो गया ना। अगर और वीक नींव एंड उसके ऊपर आप आर्मी सब कुछ चलाना चाहता है, वो पावर नहीं खोना चाहता है, तो देश कैसे बढ़ेगा? आर्मी का काम है देश को सिक्योरिटी देना, देश को ऐसे माहौल देना ताकि बाकी लोग जो है ऊपर बढ़े। वो तो होता नहीं है।
और यही बात मैंने एक एनआरआई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो आजकल यूएसए में है, उसका मैंने 4-5 दिन पहले मैंने सुना। वो उनका कहना है कि देखिए, भारत से जो भी आता है यूएसए में, वो सीईओ, हाफ द सीईओज इन यूएसए आर फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं, आईआईटीज आईआईएम से पढ़ के आते हैं। हमारे पास तो वो ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं है। तो जितने पाकिस्तान से आते हैं विदेश में, वो तो दे डू menial जॉब्स एंड दे डू शेडी जॉब्स एंड उनको कोई सुनता ही नहीं है। बहुत तो ऐसे होते हैं जिनको वहां का भाषा भी नहीं पता और लिखना भी शायद ना हो। दे आर ऑल गुड वर्कर्स, बट एक देश को पढ़ाने के लिए और आगे ले जाने के लिए जिम्मेवारी किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और अगर वो गवर्नमेंट एक फौजी गवर्नमेंट है, तो वो मेरे ख्याल में हो नहीं पाएगा। बिकॉज लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, फौजी लड़ सकता है, देश को संभाल सकता है, सब कुछ करा सकता है, पर बच्चों को तालीम करना मुश्किल है। और जब इस माहौल में जब आप रिलीजन के ऊपर ज्यादा जोर लगाते हो, तो और भी खराब हो जाता है। सो दैट्स माई व्यू, एंड दिस इज नॉट ओनली माई व्यू, इट इज ऑल्सो द व्यू ऑफ लॉट ऑफ पाकिस्तानी थिंकर्स। खुद पाकिस्तान के अंदर ये महसूस हो रहा है। और फिर आपने सबके साथ ट्रेड बंद कर दिया। आज के दिन देखिए, पाकिस्तान का कोई दोस्त है? अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, ईरान के साथ भी अभी शुरू हो गया, चाइना नाखुश है। आप चारों ओर देखिए, आप किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो। हर देश के साथ आप स्मगलिंग ही होता है। इंडिया के साथ क्या स्मगलिंग होता है? ड्रग स्मगलिंग होते हैं वहां से, राइट? आप बात नहीं करना चाहते हो किसी से, तो आपका कारोबार कैसे बढ़ेगा? आप सब बेचना चाहते हो, आप जमीन बेचना चाहते हो, ऑयल रिफाइनरी बेचना चाहते हो, और बहुत कुछ बेचना चाहते हो। अगर इन द नेम ऑफ एफडीआई, तो सिर्फ अगर आप पूरा देश को बेच दोगे तो देश कैसे बढ़ेगा? So that is why I think the army has gone the way it is. And मेरे ख्याल में ये जो अभी जो भी गवर्नमेंट बनेगा, एक गवर्नमेंट बनेगा, जैसे आपने बोला एक गवर्नमेंट बनेगा, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि पीडीएम 2 गवर्नमेंट बनेगा, जो जिस तरीके से फौज चाहिए। जब पीडीएम 1 ने जिस तरीके से काम किया, वही काम पीडीएम 2 भी करेगा। क्या करेगा? मैक्सिमम एक लोन और लेके आ जाएगा आईएमएफ से। अगर एक 24th लोन या 25th लोन होगा आईएमएफ से। अगर यही है आपका विजन कि भाई आप आईएमएफ से लोन लो, उधारी पे जियो, किसी को वापस पैसा दे नहीं सकते हो, आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, तो फिर क्या देश है? क्या देश बना रहे हो आप? किस और देश को ले जा रहे हो? आई मीन, आई माइट साउंड वेरी हार्श अबाउट इट, बट सच्चाई तो यही है। और ये सच्चाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं डॉन में पढ़ता हूँ हर दूसरे दिन। इनका ओपिनियन राइटर्स का विचार है ये। जी सर, आपने कहा कि जब यह विजन होगा कि आपने, यानी देश ने, पाकिस्तान आर्मी ने एक ऐसी सरकार बनानी है जो कि बनती नज़र आ रही है पीडीएम 2 की सूरत में, जो एक और लोन ले आएंगे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी। इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात करते हैं। इमरान खान का भी दौर हमने देखा, आपकी पाकिस्तान पे गहरी नज़र है। इमरान खान की पार्टी ने 90+ सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की शक्ल में ली हैं, वो भी सरकार नहीं बना सकते। फ़र्ज़ कीजिए अगर इमरान खान सरकार बना भी लें या उनकी पार्टी सरकार बना भी ले, तो क्या वो पाकिस्तान को किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं, या उनके भी सिर्फ पॉलिटिकल नारे हैं? आप उस एंड पे कैसे देखते हैं? देखिए, इसके लिए ना आई विल गो बैक अ लिटिल इन टाइम। जब इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक था नहीं, वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ हालत था। अगर ये पीडीएम 1 ना बना और उनको सत्ता से ना हटा दिया, वो अपने आप गिर जाते, राइट? एंड सब गाली दे रहे थे इनको कि भाई आपने तो हमारा इकोनॉमी को नष्ट कर दिया, बिकॉज ही वॉज रिमूव्ड द वे ही वॉज रिमूव्ड, और ही प्लेड द विक्टिम कार्ड। सोशल मीडिया को उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया और पॉपुलर हो गए वो।
और क्योंकि उन्होंने अपना वो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जीत का फायदा उठाया, एंड ही इज बिकम पॉपुलर, फाइन। क्या वो आके सुधार पाएंगे? मुश्किल, क्योंकि अभी तक मैंने 1 साल से, मैं जब इमरान खान फ्री थे और जलसा बना रहे थे, मैं सुनता आ रहा हूं उनका जो बोली है। किसी एक में भी इन्होंने ये नहीं बताया उनका प्लान क्या है कि इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए। तो उनका टीम में भी कोई ऐसा कोई जादूगर नहीं है जो इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का इकोनॉमी आप टर्न अराउंड नहीं कर सकते, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी सब छोड़ दीजिए, उनका प्लान भी नहीं है। इनका तो हमने देख ही लिया। बहुत लोग ये जो, अगर सब कुछ जिस तरीके से चल रहा है चलेगा, तो वो जो दार साहब हैं जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो वापस आने वाले हैं, वही न्यूज़पेपर्स बताते हैं। तो अगर वो आएंगे तो फिर बट्टा बिता देंगे। तो 300 तो पार हो ही जाएगा डॉलर एंड रुपी एक्सचेंज रेट, 400 भी पहुंच सकता है, और कम हो जाएगा। तो बात यह है कि हाउ डज पाकिस्तान गेट आउट ऑफ इट, ये सवाल है। मेरा मानना ये है कि इफ आर्मी स्टेज आउट एंड अलाउज अ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो ये पीडीएम गवर्नमेंट क्यों ना हो, या इमरान खान का गवर्नमेंट क्यों ना हो, जो भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, पर वो गवर्नमेंट होना चाहिए जो लोग चाहते हैं, और वो गवर्नमेंट होना चाहिए, शुड बी आंसरेबल टू द पीपल, और वो गवर्नमेंट को निकालने का हक लोगों के पास होना चाहिए, लोगों का मर्जी से वो करें काम। लुढ़क जाएंगे, एक बार लुढ़क जाएंगे, दूसरा बार लुढ़क जाएंगे, तीसरा बार लुढ़क जाएंगे, पर कभी तो कभी आएगा कि भाई अगर हमें डिलीवर करने की जरूरत है टू द पीपल, और पीपल विल आल्सो आस्क कि भाई आप अकाउंटेबिलिटी, कि आपने हमें डिलीवर नहीं किया, हम आपको हटा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, चुनते हैं, कुछ दिन डिलीवरी नहीं होता, उसके बाद आर्मी उनको हटा देता है, दूसरा आदमी आता है जो आर्मी नियुक्त करता है, फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। पीपल, गवर्नमेंट्स हैव टू बी अकाउंटेबल टू पीपल। आप देखिए, इंग्लैंड में क्यों ना हो, यूएसए में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, जहां डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, राइट, सो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल होना चाहिए। हर बार मैं अपना गनर शॉट में बताता रहता हूं कि भाई हमारा देश में बड़ा सिंपल है। आज के दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत अच्छे हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वोट मिल जाएंगे। अभी भी वो रैली में जाके सबसे वोट मांगना पड़ता है कि भाई हमें वोट दे दो, हम आपको ये करके देंगे। जहां लोगों को पता ये है कि भाई हम, ये ठीक नहीं हुआ उनका सरकार, उनको निकाल दिया जाता है। जहां वो सोचते हैं ठीक है, उनको वोट मिलता है और वो सरकार बनाते हैं। हमारा स्टेट इलेक्शंस में पिछले 6 महीने में देखिए, कर्नाटका देखिए, तेलंगाना देखिए, एमपी देखिए, और राजस्थान देखिए, और छत्तीसगढ़ देखिए, जहां लोगों ने काम किया उनको वोट मिला, नहीं तो बदलाव। वो हक लोगों के पास है, वो हक मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोगों के पास नहीं है आज के दिन। जिस दिन उनको वो हक मिलेगा कि वो उनके पॉलिटिशियंस उनके सामने आके वोट मांगे, और निकालने का भी हक लोगों के पास जिस दिन हो जाएगा, फिर मामला सुधरना शुरू होगा। यस, ये इमिडिएटली सुधरेगा नहीं। एक बार लड़कर आ जाएंगे, दूसरा बार लड़कड़ेंगे, they'll have a problem, maybe even a third time. It might take 5, 10, 15 years, then only it will change. देखिए, इंडिया में देखिए, we have gone through a time when we were living on PL 480, जब जहाज से अनाज उतरता था और लोगों के मुंह पहुंच जाता था। ठीक, वो बहुत बुरे दिन थे हमारे, 47 टू अबाउट 98, 99 तक। बीच में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, और फिर बदलाव आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए, वाटर रिफॉर्म्स हुए। हमने नहर बनाए राजस्थान को ग्रीन करने के लिए, या गुजरात को ग्रीन करने के लिए। ये सब
पॉलिटिशियंस ने किया, फौज ने नहीं किया, उन्होंने, जनता ने किया, जनता की मांग थी ये सब कुछ। तो दैट चेंज हैपेंड। आज वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस इन द वर्ल्ड। ये कल न्यूज़पेपर में निकला है, हमारा न्यूज़पेपर नहीं, बाहर का न्यूज़पेपर में, और वो भी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में निकला है। तो ये जो बदलाव है वो 40 साल के बाद हुआ है, 40-50 साल का मेहनत के बाद। राइट, कहां थे हम 90 में और आज कहां हैं? ओके, सो बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, और राइट, बट धीरे धीरे बदलाव होता आया है। आज हम फकर से बोल सकते हैं कि वी आर द 5th ग्रेटेस्ट इकोनॉमी एंड 3rd इकोनॉमी होंगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने बोल दिया, और हमारा एफएम ने भी बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, हम भी उनके साथ हैं। पर डेवलपमेंट हैज हैपेंड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। वो मौका पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मिला नहीं। जी, आखिर में सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी ने भारत के ख़िलाफ़ जंगी नारे बेचकर और नफ़रत बेचकर अपने आप को वहाँ पावर में रखा, और अब पाकिस्तान आर्मी खुद हाईली अनपॉपुलर हो चुकी है। और आज भी जब नवाज शरीफ दबे दबे लफ्ज़ों में कहते हैं कि हमसायों से हम तल्लुकात बनाएंगे, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये सोचते हैं कि कहीं आर्मी उनसे नाराज़ ना हो जाए। तो पाकिस्तान में आर्मी ने जो मैंडेट चुराया अवाम का, जो आप बात कर रहे हैं कि ये कोई भी अच्छा देश अवाम का होता है, अवाम के लिए होता है, वो क्या मैंडेट जो चुराया है वो भारत के नाम पे चुराया है और आगे भी चुराएंगे। yes, जी, तो इसको कैसे कोई देखते डाउट नहीं है, इसको डाउट नहीं है। ये देखिए, हर वक्त पाकिस्तान आर्मी हैज जनरेटेड अ फीलिंग ऑफ एंटी इंडिया फीलिंग, हेट इंडिया, रिवेंज। राइट, कभी हालत सुधारने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो चूरन बेचा है इन्होंने लोगों को कि भाई इंडिया के खिलाफ करो सब कुछ काम। लेकिन आज का हालत क्या है देखिए, इंडिया में कुछ लोग तो बोलेंगे कि पाकिस्तान को ये करो वो करो वो करो, बट हमारा मोस्टली ये है कि वी हैव स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान हमारे से बात ना करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल प्रोसेस वी हैव स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग JNK। जब तक हम पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे JNK के अंदर, JNK हमारा नहीं था काफी हद तक। The writ of the government was not running. But when the political process strengthened and Article 370 का बहिष्कार हुआ है, right? And it was scrapped. उसके बाद देखिए कितने जल्दी से कश्मीर के अंदर पीस आ गया है और लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रहेंगे, आगे देखेंगे। तो even the people of India have started looking beyond Pakistan. I'll give you a small example. जो जब 6 महीने पहले, 4 महीने पहले वर्ल्ड कप हुआ था, I remember a discussion between two good cricketers in India. We were discussing the India-Pakistan match. तो बात चल रही थी कि भाई will India win or Pakistan win? So one of the cricketers said, देखिए, पाकिस्तान टुडे इज ऑर्डिनरी क्रिकेट टीम, उसको हराना तो इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारा तो टक्कर और लोगों से होगा। और उनसे पूछा गया कि क्यों, उन्होंने बोला कि भाई जिस तरीके से हमारे क्रिकेट एज एन इंस्टीट्यूशन एंड एज अ सेटअप हैज ग्रोन इन दिस कंट्री, ये तो होना ही है, ताकत आ जाता है। वो पाकिस्तान में वो नहीं रहा, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी वो ताकत नहीं है। हाँ, कभी कभी ठीक कर लेता है, कभी कभी अमूमन हार जाता है, राइट। सो आई एम ड्रॉइंग अ पैरेलल बिटवीन क्रिकेट एंड लाइफ, राइट। एज इन ऑल things, you need to build strength, you need to build grassroots strength. You cannot rely on the brilliance of one or two individuals. You need a country, you need a team, we need Team India. India started doing well in cricket when it became Team India.
and when reforms took place. ओके, सो ये बदलाव की जरूरत है एक्चुअली। अगर अब देखा जाए तो पाकिस्तान को मौका मिला जब 92 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बट उन्होंने गवा दिया। और बार बार इनको ये ऐसा मौका मिलता रहा है, उन्होंने दे डिडंट यूज दैट थिंग। आई थिंक पाकिस्तान आर्मी हैज गॉट कॉट इन दैट माइंडसेट इवन टुडे बाय द एडमिशन ऑफ पाकिस्तानीज का मानना है, जो मैं समझता हूं पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, उनका मानना ये है कि अगर उनके लीडर्स लोगों के साथ बात करें और बताएं कि भाई हमारा द वे आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक मेस इज टू बी फ्रेंड्स विद इंडिया एंड टू स्टार्ट ट्रेडिंग विद इंडिया, ये तब जाके पाकिस्तान का सुधार शुरू होगा। आपने देखिए, कंट्री है 3000 किलोमीटर आइदर साइड, अफगानिस्तान से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इंडिया जो सुपर पावर बनने वाला है उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप बीच में बैठकर कैसे इकोनॉमी को सुधारोगे? एक पोर्ट है कराची, उसके साथ आप पूरा ट्रेड कैसे चलाओगे? हो नहीं सकता। इट्स अ डिफरेंट थिंग। इंडिया डजंट वांट टू ट्रेड विद पाकिस्तान टुडे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें या ना करें, पर पाकिस्तान का जरूरत है। पर जब पाकिस्तान का जरूरत है ट्रेड करना है, तो उनको सोचना चाहिए कि भाई हम ट्रेड तभी करेंगे जब कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कश्मीर का मसला हल होगा नहीं जिस तरीके से आप चाहते हो, ट्रेड होगा नहीं, आप पाकिस्तान को पीछे धकेल रहे हो और कुछ नहीं है। तो ये माइंडसेट है, ये जैसे आपने बोला माइंडसेट है, दे हैव टू गेट आउट द माइंडसेट। और इसके लिए मेरे ख्याल में द आर्मी इज द प्राइम ड्राइवर। आर्मी जब तक ये माइंडसेट छोड़े ना कि इंडिया इज योर एनिमी, ये बदली नहीं होगा। बहुत आखिर में सर, आज की बातचीत को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसे दिख रहा है पाकिस्तान में सरकार जो भी बनेगी, उसके बाद भी क्या जो बातें आप कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के बनने का प्रोसेस शुरू होता आपको कभी दिखाई देता है पाकिस्तान में? और आर्मी वापस अपनी बैरकों में जाने के लिए कभी प्लान करती आपको दिखाई देती है? ये दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी नज़र से हम जानना चाहेंगे। मैं तो आई डोंट विजुअलाइज इट एट ऑल। देखिए, जो हालत यहाँ बना है वो ऐसे ही बना है जिस तरीके से आर्मी चाहती है। आर्मी क्या चाहती है कि आर्मी के ऊपर आंच न आए, तो इन्होंने जस्टिफाइबल इलेक्शंस कर दिया है। आर्मी क्या चाहती है कि उसके अगेंस्ट कोई सरकार ना बने, तो किसी ना किसी तरीके फिक्सिंग किया, रिगिंग किया, जो भी है, राइट, ये तो चला आ रहा है, राइट। दे हैव एंश्योर्ड दैट इमरान खान एंड हिज पार्टी डजंट कम इनटू पावर। और उनका प्लान ये था कि वो पार्टी आए जो उनके इट इज अंडर देयर कंट्रोल। खैर, उनका प्लान उतना सक्सीड नहीं हुआ, तो नाउ दे हैव टू डू विद कोalition गवर्नमेंट। और वो कोalition गवर्नमेंट तो PDM 2 है। PDM 1 में हमें सबको पता है, पूरा दुनिया को पता है क्या प्रॉब्लम्स थे, वो रिपीट होंगे। और तो और अभी अपोजिशन भी टफ होगा, अभी अपोजिशन भी तो है। आप इमरान खान जिसने तकरीबन 100 सीट मार लिया, जो सब लोग बोल रहे हैं कि ही इज हिट अ सेंचुरी विदाउट अ बैट, और कुछ लोग तो ये यहाँ तक बता रहे हैं कि भाई वो नेल्सन मंडेला बन रहा है पाकिस्तान का। और वैसे नेल्सन मंडेला बनने का नजर मेरे को नहीं आ रहा है, पर लोग तो बोल रहे हैं ना। तो ही इज बिकमिंग अ लार्जर देन लाइफ फिगर। उस लार्जर देन लाइफ फिगर को आप कितने देर जेल में बिताओगे? ऑपोजिशन बढ़ जाएगा। अगर आप ऑपोजिशन बढ़ जाएगा, जो भी गवर्नमेंट बनेगा, तो गवर्नमेंट तो अनस्टेबल ही रहेगा। इस हालत में कौन निवेश करेगा पाकिस्तान के अंदर? इनको मेरे ख्याल में बड़ा प्रॉब्लम होगा इस इंस्टेबिलिटी के साथ टू गेट अ रिन्यूअल ऑफ द लोन, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान इज अंडर IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट विच इज एक्सपायरिंग इन मार्च नेक्स्ट मंथ इनको जाना पड़ेगा वापस, एक 24th या 25th, मेरे को याद नहीं आ रहा, उस लोन के लिए। अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान कहीं नहीं रहेगा। ओके, यही नहीं है, आप देखिए USA इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स गेम। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान चाइना के ओर झुके। चाइना इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स गेम। अभी पाकिस्तान खुद
चाइना की ओर किस लिए देख रहा है? हथियार के लिए। हथियार किस लिए चाहिए? अगेंस्ट इंडिया। यूएसए की तरफ क्यों देख रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट्स वहां जाता है, पैसा वहां से आता है। खुद पाकिस्तान स्प्लिट, आपके इंटरनल पॉलिसी भी नहीं चलेगा, एक्सटर्नल पॉलिसी भी नहीं चलेगा, गल्फ में भी कोई पैसा आपको देने के लिए राजी नहीं है। एक्सटर्नल कंडीशंस आर बैड, इंटरनल कंडीशन सुधरते हुए देख नहीं रहा हूं। क्योंकि सब इलेक्शन के दौरान तो बोल दिया, हम आपका हमारा इकोनॉमी 5% आगे बढ़ेगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इलेक्शन के दौरान तो हर पॉलिटिशियन बोलता है, इंडिया में भी सारे बोलते हैं, पर करके कितने दिखाते हैं? और करके कितने दिखाए हैं पाकिस्तान के अंदर? तो वो होने से रहा। और सब कुछ ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर करवाना चाहता है, right? He wants everything to be done because he wants to keep the state of the army and the position of the army secure. So nothing fits. Look, Pakistan has to fail. Unless Pakistan fails, it will not recover. It will not succeed finally. Right? जिस तरीके से ये फेल हो रहा है, it is only failure. It has to fail the way India has failed earlier. और ऐसी बात नहीं है कि लोग देश फेल होके ऊपर नहीं उठे। चाइना देखिए, चाइना कितना फेल हो गया था। चाइना वॉज एन एब्जेक्ट फेलियर इन आफ्टर 72, वहां से उठ के वो वापस आए हैं। हमारा भी अराउंड 90 वी स्टार्टेड टर्निंग बैक। उस टर्निंग के लिए द कंट्री हैज टू फेल। और ये बात यूएसए में देखिए, यूएसए फेल्ड इन द डिप्रेशन पीरियड, उनका पूरा डूब गया था। दे अलाउड द कंट्री टू फेल, the politicians allowed the country to fail, right? And then recovered. So it is not as if countries don't fail and come back. But here is a country which is being controlled by the army, which is not allowing the country to fail and recover. And it wants to keep everything. It wants to have the best of everything. Officers उनके पैसा बनाना चाहते हैं, इनका मिलिट्री बिजनेस बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ। तो कैसे होगा ये काम? आई मीन, आई डोंट सी एनी चेंज। इनफैक्ट मैं तो हालत और खराब होते हुए देख रहा हूँ। और इसके 2-3 मूल कारण हैं। और मैं हट रहा हूँ फौज से, एवरीथिंग। इनका पाकिस्तान का एग्रेरियन इकोनॉमी है, जहां 20% आपका एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। और पाकिस्तान के पास एक ही नदी है, इंडस। आपके जितने रिजर्वायर हैं, चाहे मंगला हो या दूसरा, याद नहीं आ रहा मेरे को जी, तरबेला। हाँ, तरबेला। मंगला और तरबेला दोनों में मिट्टी जम गया है, पानी रुकता नहीं है। आपका ग्यारमर बादशाह अभी बना नहीं है। जब बनेगा आपके पास उतना पानी नहीं होगा। आज के दिन जो मैंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, इंडस का पानी कराची तक नहीं पहुंचता। तो आपका इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा जब तक आप वाटर रिफॉर्म नहीं करते हो? एक बेसिक चीज, आपका आबादी इतना बढ़ रहा है, जिस तरीके से आबादी बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, राइट? और उस आबादी के लिए एजुकेशन ठीक नहीं है, आपके पास बेसिक सिस्टम्स ठीक नहीं है। तो हाउ कैन यू ग्रो? आपके पास कारोबार नहीं है। कारोबार जितना था आपने तोड़ दिया। आपका लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। मजे की बात यह है कि जब हमारे यहाँ फार्म प्रोटेस्ट हो रहे थे 2 साल पहले, राइट, तो एक पाकिस्तानी राइटर ने लिखा कि भाई, इंडिया में फार्म प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो दोनों का प्रोटेस्ट एक ही है कि किस तरीके से पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर चढ़ाना है। उनका अलग अलग तरीका है। इंडिया में ये फार्म प्रोटेस्ट जो है वो तरीके के ऊपर हो रहा है। ये नहीं कि मकसद क्या है, मकसद दोनों का बराबर है। एंड उन्होंने ये बताया, उस वक्त मेरा आंख खुल गए थे उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। उन्होंने ये बताया कि भाई, पाकिस्तान में हमने बेसिक रिफॉर्म ही नहीं किया। हमने रिफॉर्म नहीं किया, एग्रीकल्चर ये नहीं किया, एजुकेशन को रिफॉर्म नहीं किया, एजुकेशन को इनफैक्ट खराब कर दिया। तो पाकिस्तान कैसे चेंज होगा? हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्चुअली, अगर आप नींव कहाँ है, नींव है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में, ऑपरेशन फ्लड।
today India is the biggest producer of milk in the world, right? So all this has happened because of some fundamental reforms. वो तो हुए ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, वो कैसे बदली होगा? I don't see any change. In fact, I see things going even worse. आने वाले दिनों में सर आपके साथ बातचीत और होती रहेगी। आपकी गहरी नज़र है साउथ एशिया पे, पाकिस्तान पे, भारत आपका देश है और उस रीजन पे, और आने वाले दिनों में मैं ख़ास तौर पर चाइना भारत के रिश्तों के हवाले से आपकी एक्सपर्टीज़ जानना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद आपने वक्त दिया हमें। थैंक्स अ लॉट। मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, कृपया जो हमने प्रोग्राम किया था गनर शॉट के ऊपर ऑन पाकिस्तान पोस्ट इलेक्शन, आप कृपया आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए श्योर। ताकि उनको, और व्हाट वी थिंक इन इंडिया और थिंक एंड वी गॉट अ पैनल इंक्लूडिंग डॉक्टर आयशा सिद्दीका फ्रॉम टू गिव अ बैलेंस्ड व्यू। आप देख लीजिए, ये आपने देख लिया, और कभी भी आप बुला लीजिए। आई एम प्रिपेयर्ड टू टॉक ऑन चाइना एंड इंडिया बिकॉज दैट इज माय मेन फोकस ऑफ स्टडी। और मैं अपना चैनल में चाइना के बारे में ही बात करता रहता हूँ। यहाँ आने से पहले एक प्रोग्राम किया था 1 घंटे का चाइना के बारे में ही, एंड इट विल बी अ प्लेजर। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोग आप ये टीवी देख रहे हैं, टैग टीवी, आप ताहिर गोरा साहब का कृपया लाइक दिस वीडियो, प्रेस दैट बेल आइकॉन, जिस तरीके से हर यूट्यूबर बोलता है, एंड ऑल्सो subscribe to Tag TV because Tag TV I found is a very balanced TV. I've been listening to Tahir Gora from a long time, and I was always impressed by his balanced views on many things, right? And of course, last but not the least, if you have the time, do have a look at my YouTube channel called Gunner Shot. डेफिनेटली सर, बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमें समय दिया। और डिस्क्रिप्शन में ख़ास तौर पर उस शो का मैं लिंक डाल रहा हूँ। व्यूअर्स को मैं कहता हूँ, जो पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद आपका एक पैनल डिस्कशन हुआ जिसमें डॉक्टर आयशा सिद्दीका भी थी, उस पे। और मेरी व्यूअर्स से ये भी विनती है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PR शंकर जी के यूट्यूब चैनल गनर्स शॉट को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ख़ुद बहुत ही शौक़ से सर आपके एनालिसिस सुनता हूँ। आपके यहाँ जो डिस्कशंस होती हैं वो बहुत सीरियस होती हैं, और जैसा मैंने कहा, इट्स नॉट अ जस्ट यूट्यूब चैनल, इट्स अ थिंक टैंक। Yes, yeah, because I front a think tank. We have a think tank behind my YouTube channel. राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रगुजार है। Thank you. थैंक यू And, वेरी Jai मच सर। Hind. व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। आपने बातचीत सुनी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PR शंकर साहब की, और बड़ी अहम बातें हैं। पहले भी इन्होंने हमारे टैग टीवी पे बहुत अहम बातें की थी। इनके मेरे साथ शोज़ वायरल हुए, और पाकिस्तान से मुझे हज़ारों लोगों ने मैसेजेस भेजे कि जो सर ने बातें की थी वो कितनी रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट थी। आप इनके यूट्यूब चैनल गनर्स शॉट को भी सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज की बातचीत मेरे साथ और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर साहब के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.